नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का BSEB सोशल स्टडीज पर। मैं ब्रिजलाला रोहन आज प्रस्तुत हूं कक्षा 10 भाग 2 गोधुली हिंदी का गद्य खंड से पहला पाठ जो है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया यह एक निबंध है। यह एक विचारोत्तक निबंध है जिसमें उन्होंने श्रम विभाजन यानी काम के बंटवारा एवं जाति प्रथा के महत्व के बारे में, इसके प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में अपने विचार को व्यक्त किया है। तो आज 14 अप्रैल जो है 2023 ईस्वी है, जिस समय यह वीडियो शूट हो रहा है। तो सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें सशक्त नमन करते हैं। देश के संविधान निर्माण में उनका योगदान जो है काफ़ी अहम रहा है। साथ ही साथ दलितों, अछूतों और शोषितों को अधिकार दिलाने में, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने में इनका योगदान काफ़ी अहम रहा है। तो हम पाठ 1 श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया यह एक विचारोत्तक निबंध है, हम उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जैसा कि पाठ्य पुस्तक में सामान्य परिचय दिया गया है, हम उसको पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यह जो है गोधुली जो है भाग 2 यही पाठ्य पुस्तक है जिसके आधार पे हम पढ़ रहे हैं, जो कि BSEB यानी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए यह राज्य सरकार के द्वारा यह पुस्तक जारी किया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम एक सामान्य परिचय से इस पाठ को शुरुआत करेंगे। इस पाठ को हम 2 भागों में बनाएंगे। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिचय को करेंगे और दूसरे पाठ में हम श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा निबंध के बारे में विस्तार से हम लाइन बाय लाइन बातों को चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके तीसरे पार्ट में हम कुछ संभावित प्रश्नोत्तर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपके परीक्षा के लिए यह उपयोगी साबित हो सके। तो मैं जिन जिन बातों पर चर्चा करूंगा वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आप सभी कॉपी कलम लेकर ही बैठिए और नोट करते जाइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। यानी अपने समय के सबसे जो सुपठित जन थे, यानी सबसे पढ़े लिखे लोग थे, सुपठित लोग हैं, उनमें से ये एक थे। अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। प्रश्न पूछ सकता है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद किनके प्रोत्साहन पर वे न्यूयॉर्क अमेरिका और फिर लंदन ब्रिटेन गए? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश यानी बड़ौदा के जो तत्कालीन वहाँ के जो राजा थे, उनके प्रोत्साहन पर ये सबसे पहले फिर न्यूयॉर्क गए। और न्यूयॉर्क यानी जो कि अमेरिका में है, उसके बाद में ये लंदन गए। लंदन जो है ब्रिटेन में पड़ता है, तो यहाँ पे वे गए। सबसे पहले न्यूयॉर्क गए, फिर उसके बाद में लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। यानी संस्कृत का जो धार्मिक था और पौराणिक था, और साथ ही साथ धार्मिक पौराणिक के बाद पूरा जो है पूरा जो वाङ्मिक जो है, पूरा वैदिक जो वाङ्मय है वह, यानी पूरा वैदिक जो है वाङ्मय, वे सभी अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक थे। इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और समाजशास्त्री, धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। सब मिलाकर वे कौन कौन से थे? यह एक इतिहास मीमांसक भी थे, विधिवेता भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, समाजशास्त्री भी थे, शिक्षाविद भी थे, धर्म दर्शन के व्याख्याता भी थे। और सब मिलाकर वे भारतीय संविधान सभा के प्रमुख एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और संविधान के निर्माता के रूप में भी इनकी गणना की जाती है। स्वदेश में कुछ समय वे वकालत भी की, यानी वकालत भी इनका पेशा प्रमुख था, यानी एक वकील भी थे। स्वदेश में यानी भारत में कुछ समय तक उन्होंने किस प्रकार का कार्य किया? तो वे वकालत का कार्य भी कुछ समय तक किया। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए एवं मजदूरों के लिए, अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए एवं मजदूरों के लिए अथक संघर्ष किया
और उनके अधिकार दिलाने के भी प्रयास किए। तो हम पाठ्य पुस्तक पर नज़र दौड़ाते हैं तो समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष निभाते हुए और अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता के 3 मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं, वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कबीर हैं जो वे निर्गुण संप्रदाय के हैं, और ज्योतिबा फुले हैं ये भी जो कि भारत में कई प्रकार के धर्म सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन भी ये चलाए थे। इनकी जो पत्नी थी वो जो थी ज्योतिबा फुले की पत्नी भी थी, वो प्रथम शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं, सावित्रीबाई फुले। तो इस प्रकार इन्होंने इन तीनों के प्रेरणा से ही वे आगे बढ़े और उनके चिंतन व रचनात्मकता के यही जो है 3 मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन कौन रहे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आइए अब हम आगे देखते हैं। भारत के संविधान निर्माण में, जैसा कि इन्हें भारत का एक संविधान निर्माता के रूप में भी जाना गया है, तो भारत के संविधान निर्माण में इनकी जो भूमिका, महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। सम्मान से उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में, दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों में उनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया। आइए हम कुछ बातों को जानते हैं कि कौन कौन से प्रमुख पुस्तक रहे उनको, आइए हम जानते हैं। तो पहला उनका पुस्तक है द कास्ट इन इंडिया। पहला पुस्तक क्या है? द कास्ट इन इंडिया। उसके बाद में दूसरा पुस्तक है देयर मैकेनिज्म। ये सभी अंग्रेजी की पुस्तक हैं। देयर मैकेनिज्म। इसी तरह की अन्य पुस्तक अगर हम पाठ्य पुस्तक पर नजर दौड़ाएं तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हिंदी में उनका जो संपूर्ण वांग्मय है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय किससे निकला है? हिंदी में उनका जो वांग्मय है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से निकला है। कल्याण मंत्रालय जो है उनका जो है पूरा वांग्मय हिंदी में निकला है कल्याण मंत्रालय से निकला है, जो कि बाबा साहब आम्बेडकर संपूर्ण जो वांग्मय है नाम से 21 खंडों में यह प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। यह जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि जो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पाठ है वह किस भाषण से लिया गया है या किस पुस्तक से लिया गया, तो यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यानी जो यह अंग्रेजी में था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था ललई सिंह यादव जो थे, इन्होंने इनका हिंदी जो है अनुवाद किया जाति भेद का उच्छेद नाम में उन्होंने हिंदी में इनका अनुवाद किया था और वही उस किंचित संपादन के साथ
यहाँ जो पाठ को लिया गया है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा को। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, जाति पाति तोड़क मंडल, जाति पाति तोड़क मंडल, जाति पाति तोड़क मंडल जो है, तोड़क मंडल जो कि यह लाहौर में है उस समय के तत्कालीन, क्योंकि वर्ष 1947 तक जो है यह इसी के अंग था, 1936 की यह बात है। तो जाति पाति तोड़क जो है सम्मेलन मंडल था, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यानी वे डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे उस समय के वे अध्यक्षीय भाषण के रूप में इसको तैयार किया था। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न हो सकने के कारण, न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। तो हमने देखा कि यह जो भाषण था वह 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में, यानी जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के अधिवेशन के रूप में यह इसको तैयार किया गया था। लेकिन बाद में आयोजकों की पुनः जो सहमति न बन सकने के कारण इस सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा और बाद में बाबा साहब ने इसे एक स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन यानी काम के बंटवारे के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति, यानी अस्वास्थ्यकर प्रकृति जो है लोकतंत्र के लिए, अस्वास्थ्यकर जो प्रकृति है लोकतंत्र के लिए पर भी यहाँ एक जो है संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह जो आलेख है, यह जो आर्टिकल है अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो इस प्रकार हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में परिचय को जाना। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा निबंध को हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।